हेलो स्टूडेंट, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्लास 10th का साइंस से रिलेटेड टॉपिक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले हम बात करेंगे गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जो उसकी अच्छाई होती है सोर्सेस ऑफ एनर्जी की, वो क्या होनी चाहिए। पहला है, अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी would be one which would do a large amount of work per unit volume or mass। अधिक मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए। अब बी इजली एसेसिबल, वो एक्सेस करने के लिए होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए। बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, उसको इजी स्टोर किया जाए और उसका ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इकोनॉमिकली वो कम होना चाहिए, मतलब वो सभी लोग उसको परचेस कर सके, ले सके। ये कुल कंडीशंस जो होगी वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की होना चाहिए। अब हम आते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो हम बात करेंगे यहाँ पर, नेचुरल रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। कोई भी नेचुरल रिसोर्स होगा उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। उसको वापस बनाया जा सकता है, उसको वापस बनाया नहीं जा सकता है। तो पहली बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्स की करें तो द रिसोर्स विच हैव द कैपेसिटी और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और रिन्यू क्विकली और कॉल्ड अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वह रिसोर्स जिसे हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, उसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। They include solar and wind energy, water, soil, forest, etc. Some of the renewable resource can be destroyed due to the careless use। ये देखिए, इसके अंदर हम देखिए कि पानी हुआ, सॉइल हुआ, फॉरेस्ट हुआ, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल है। पर कुछ कंडीशंस होती है, यदि इसका हम केयरलेस तरीके से यूज करेंगे तो फाइनली ये चीजें भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें, the non-renewable resources are limited in a reserve, and it may take thousands of years of renew them. For example, coal, petrol, if taken out completely, may taken millions of the years of the produce them। वो रिसोर्स जिनको बनाने में 1000 ईयर से ऊपर लगता है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखें, कोल, पेट्रोल, इन सबको कम्प्लीटली बनने में मिलियन ईयर्स अपने को लगे थे, और वापस इनको वापस बनाना तो वापस मिलियन ईयर्स लगेंगे। तो ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंदर आते हैं। ये दोनों ही रिसोर्स जो है नेचुरल रिसोर्स ही हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल, मिलियंस ऑफ ईयर एगो the remains of the plants and animals were buried under the earth by the force of nature। मिलियन ईयर पहले जब प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पृथ्वी के अंदर चले गए, और फोर्स किसके, नेचर के फोर्स से। द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ convert them remaining in the fossil fuel such the coals, petrols and natural gas, etc. These are main sources of the conventional energy। फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण, हीट और प्रेशर से जो होंगे, ये जो चीज़ें होगी, जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते थे, ये लोग क्या हुआ कि कन्वर्ट हो गए फ्यूसल फ्यूल के अंदर। कोल्स बना, पेट्रोल बना, नेचुरल गैस बना। ये जो सोर्सेस होते हैं ये कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी होती है। तो मिलियन ईयर्स बने थे हमको पेट्रोल बनाने में, कोल बनाने में और नेचुरल गैस बनाने में। द रिजर्व ऑफ द फ्यूसल फ्यूल्स आर फाइनाइट एंड लिमिटेड। जो फ्यूसल फ्यूल होती है, फ्यूसल फ्यूल जो होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होती है और फाइनाइट मात्रा में होती है। Their consumption is rapidly increase in the modern world. Their rate of formation. Thus, one day their other fossil fuels are likely be exhausted। इनका
अब मॉडर्न ज़माने में कंजम्पशन, इनका यूज़ करने वाली कंडीशंस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है। दिन ब दिन धीरे धीरे करके एक ना एक दिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है। Thus we must develop alternative source of power, इसलिए हमें इस सोर्स का एक अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल एनर्जी, ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। Large amount of fossil fuels are burned every day in a power stations of heat up water to produce steam, which further run an turbine to generate electricity. बहुत अधिक मात्रा में फिसल फ्यूल को जलाया जाता है पावर स्टेशंस के पास, और जिससे वाटर से जो है प्रोड्यूस करके स्टीम्स के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं टरबाइन के थ्रू। द transmissions of the electricity is more efficiency than the transport coals petrols over some distance। जो ट्रांसमिशंस होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो ज़्यादा एफिशिएंसी होता है किससे, कोल और पेट्रोल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्टेंस पर ले जाने के लिए। देयरफॉर मैनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेट नियर कोल और ऑयल फील्ड, इसलिए मैक्सिममली यह देखा गया है कि बहुत सारे जो थर्मल पावर है उनका सेटअप जो है कोल और फ्यूल वाली फील्ड वाली जगह पर ही बनाया गया है। Here fuel is burned produce the heat energy which is convert into the electric energy। इसके अंदर जो फ्यूल का बर्न करना को करके हीट उत्पन्न की जाती है, हीट एनर्जी उत्पन्न की जाती है और उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। अब हम आते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर हम देखें तो हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी टू फॉल वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी को काय में चेंज करता है, वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। सिंस देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल विच कुड बी यूज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद देम। तो बहुत कम कंडीशन पर ही वाटरफॉल अवेलेबल होते हैं और उसको पोटेंशियल करने के लिए डैम वगैरह बनाए जाते हैं। In order to produce hydroelectric high-rise dams are constructed on river to observe the flow of water and thereby collect water in large rivers. The water level rise and in the process the kinetic energy of flowing water get transformed into the potential energy. The water from the high level in the dam carry a wide pipe or turbine at the bottom of them। जो हमको इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, प्रोड्यूस करना है, उसके लिए हमको बहुत ऊंचाई पर डैमों को बनाना पड़ेगा और वहाँ पर जो रिवर से आने वाला पानी है उसको स्टोर करना पड़ेगा। और उसके लिए जो है वाटर का लेवल यदि बढ़ेगा तो वहाँ पर हमारा जो स्टोर फॉर्म में जो वाटर होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ना होते पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट रहता है, स्टोर रहता है। फिर जैसे जैसे पानी का क्या होना है, पानी को वहाँ से बहा के हम लोग उस टरबाइन के ऊपर डालते हैं, जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, यह स्टोरेज है। जब पानी को उसके ऊपर डाला जाता है टरबाइन के ऊपर तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती जाएगी और इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करते हैं डैम के द्वारा। हाई लेवल पर जो लिखा ना, द वाटर फॉर द हाई लेवल इन द डैम इज कैरियड द पाइप्स टू द टरबाइन। पाइप के थ्रू टरबाइन के ऊपर पानी को डाला जाता है और जिससे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और फिर वो चीज़ कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। लिमिटेशन भी होती है इसकी। कंस्ट्रक्शंस ऑफ द बिग डैम हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद। बड़े डैम बनाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। द डैम कैन बी द कंस्ट्रक्ट ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेस प्रोफरली इन द हाईली हिल्स टेरेंस वगैरह पर, बहुत ऊंचाई वाली जगहों पर ही डैम्स को बनाए जा सकते हैं।
Large area of the agricultural lands and human habitations are the sacrifice and they get submerged। जैसे हम जानते हैं कि यदि हमने कहीं भी डैम बनाया तो उससे हमारा बहुत सारा एग्रीकल्चर वाला एरिया, लैंड वाला एरिया होगा, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो पूरा का पूरा एरिया पानी में डूब जाता है। क्योंकि जहाँ पर हमने पानी स्टोर किया तो ऐसा तो है ही नहीं कि उसी एरिया को स्टोर करेगा, वो कई किलोमीटर आगे तक पानी को स्टोरेज होगा, जिससे कहीं ना कहीं खेती को भी नुकसान होता है, एग्रीकल्चर वाले के पोर्शन को नुकसान होता है, साथ में उस एरिया को कवर करने वाले गांव या शहर वाली स्थिति जहाँ भी जैसी बनती है, वो सारा एरिया क्या हो जाता है, पूरी तरह से उसको सेक्रीफाई करके दूसरी जगह उस चीज़ को शिफ्ट करना पड़ता है, तभी वह डैम बनाया जा सकते हैं। तो लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉय व्हेन सबमर्ज अंडर द वाटर इन द डैम। जो चीज़ें मैंने बताई। अब हम आते हैं बायोमास। ये बच्चों को बहुत फेवरेट क्वेश्चंस भी रहता है। इसके अंदर क्या है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस आर सेड टू द बायोमास। जो प्रोडक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स products are said to the biomass. These fuels, however, do not produce much heat and burning, and a lot of smoke is given out of the burn. Therefore, technology input to improve the efficiency these fuels are necessary. तो इसमें एक चीज़ दे रखी द फ्यूल्स है और द डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट एंड बर्न। ये जो बायोमास होता है इसके द्वारा हमको एक तो हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब इसमें हीट नहीं होता है, धुआं नहीं निकलता है। ये बहुत ही टेक्नोलॉजी जो होती है वो बहुत इनपुट ऑफ द इम्प्रूव द एफिशिएंसी दीज फ्यूल्स आर नेसेसरी। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ है जिसके अंदर हम लोग बायोगैस का यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास ना तो धुआं मिलेगा ना हीट होगी। तो सिमिलरली जैसे काउ डग भी इसको का यूज़ इसमें किया जाता है। वेरियस प्लांट्स मटेरियल्स लाइक द रिड्यूस आफ्टर द हार्वेस्टिंग्स द क्रॉप्स वेजिटेबल्स वेस्टेज सैक्स आर द डिकम्पोज इन द absence of the oxygen to give the biogas. Since the start of the material mainly the cow ducts, it's properly known as the गोबर गैस। अब ये जो बायोगैस बनाया जाता है इसके लिए मेन पार्ट तो इसी में बहुत सारे होते हैं, जैसे काउ डक्स हुआ, वेरियस प्लांट्स ऑफ मटेरियल हुआ, हार्वेस्टिंग से निकला हुआ क्रॉप्स हुआ, वेजिटेबल वेस्टेज हुआ, स्वैक्स हुआ, डिकम्पोजिशन अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें बायोगैस के अंदर आती हैं। लेकिन इसका जो मेन पार्ट होता है वो काउ डक होता है, गाय का गोबर होता है, इसीलिए इसको गोबर गैस कहा जाता है। अब जैसे आपके इसमें दे रखा है, यहाँ से हम लोग सेल यूज़ करेंगे, इसके बाद में यहाँ पे सॉइल और ये आपका टैंक बना हुआ है, ये आपका पाइप है जिससे अपने गैस बाहर जाएगी, और ये सॉइल वाला पोर्शन हो, यहाँ फर्टिलाइजेशन से बंद कराएंगे, और यहाँ पर इस पूरे पोर्शन में नीचे पूरा आपका जो भी मटेरियल है वो डालेगा, जिससे यहाँ पर गैस उत्पन्न होगी, और गैस ये ऊपर वाले गोल वाले गुंबज वाले पोर्शन पर स्टोर होती है। ये चीज़ अपन पढ़ेंगे। आप कंस्ट्रक्शन की बात करें द प्लांट्स एज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ड द ब्रिक्स। ये जो है इसको ईंट से बनाया जाता है, और एक गुम्बद नुमा पोर्शन डोम के द्वारा डोम लाइक स्ट्रक्चर्स का होता है। द सैलरी ऑफ द काउ डक्स एंड वाटर मेड इन द मिक्सर टैंक फ्रॉम वेयर द फील्ड इनटू द डाइजेस्टर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डालेंगे, डाइजेस्टर के अंदर चली जाएगी। जो गोबर हुआ या वेस्ट मटेरियल हुआ, हार्वेस्टिंग क्रॉप हुआ, वेजिटेबल्स हुआ एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें। द डाइजेस्टर इज अ सील्ड चैम्बर इन विच द नो ऑक्सीजन। ये जो डाइजेस्टर होगा इसको पूरी तरह से सील्ड किया जाता है, इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती है। It take a few days decomposition process to the complete and generate the gas like the methane, carbon dioxide, hydrogen and hydrogen sulfate। अब क्या हुआ कि कुछ समय के बाद इसका डिकम्पोजिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो उससे जनरेट होती है मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फेट। The biogas is stored in the gas in a tank above the digester they have drawn from the pipe and use। हम क्या, ये जो गैस होगी ऊपर वाले पोर्शन पर जाएगी और इसको हम इस पाइप के द्वारा यूज़ करते हैं। बायोगैस इज द एक्सीलेंट फ्यूल इज द कंटेन अप टू 75% मीथेन। जो बायोगैस होती है उसके अंदर 75% मीथेन होती है और बहुत अच्छी फ्यूल होती है, एक्सीलेंट फ्यूल। इट बर्न विदाउट स्मोक, ये जलती है बिना स्मोक के। लीव नो रेडिएशन,
लाइक ए सब इन वुड चारकोल कोल बर्निंग, ये किसी भी तरह का अवशेष नहीं छोड़ती है। जिस तरह से लकड़ी को जलाने पर, चारकोल जलाने के ऊपर या कोयला जलाने के ऊपर हमारे पास मिलता है। हीटिंग कैपेसिटी इज हाई, इसको हीट करने की कैपेसिटी इनकी कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा होती है। बायोगैस इज ऑल्सो यूज इन लाइटिंग, लाइटिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। द सैलरी यू लेफ्ट बिहाइंड द रिमूव periodically and used up excellent manurees and nitrogen phosphorus। अब जो बना हुआ खाद होता है उसका यूज़ भी हम लोग कहीं ना कहीं, ओबियसली बात है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस रहेगा तो रिच का जो है खाद ही होगा, और खाद होने के कारण उसका यूज़ हम कहीं ना कहीं खेती में भी करेंगे। ये चीज़ लाइन इसमें नहीं लिखी है लेकिन आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं वाइन एनर्जी। वाइन एनर्जी सबने देखी, पवन चक्की बोलते हैं इसको हम लोग। द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी to rotary motion of the windmill is used turn on turbine of the electric generator। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को मोशन ऑफ द वाइंड, जब हवा मिल के द्वारा हम लोग क्या करें, टरबाइन का यूज करके इसको इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा पाते हैं। द आउटपुट ऑफ द सिंगल वाइंड व्हील इज क्विक स्मॉल एंड कैन नॉट बी यूज कमर्शियली पर्पस। जो आउटपुट ऑफ सिग्नल वाइंड व्हील से बहुत ही स्मॉल एरिया में यूज होती है और इसका कमर्शियल पर्पस नहीं हो सकता है। देयरफॉर द नंबर ऑफ द वाइंड मिल आर इरेक्ट ओवर अ लार्ज एरिया which is known as the wind energy form। wind energy is also used in generate electricity। जैसे उसमें भी अपन ने ऊपर बता दिया था वही चीज़ यहाँ पर भी दे रखी है। क्या बताया गया है कि बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया को इरेक्ट करती है। दूसरी बात क्या है कि इसको हम लोग वाइंड एनर्जी फॉर्म भी बोलते हैं। वाइंड एनर्जी का आजकल यूज़ जनरेट करने में किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। आप देखेंगे तो यदि हम एमपी की बात करें तो एमपी के शाजापुर बेल्ट के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर जो छोटी छोटी ऊंची पहाड़ियाँ हुए वहाँ पर इस चीज़ को लगाया गया और उससे उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी को दिया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रिसिटी से लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। एडवांटेज, वाइंड एनर्जी इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है। efficient source of renewable energy, it require to no recurring expenses for the product of the electricity। लिमिटेशन भी होती है। wind energy form can be established only at those places where the wind blow of the greater part of the year। पूरे साल जहाँ पर सबसे ज़्यादा हवा चलती है उसी एरिया में इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है। द वाइंड स्पीड शुड ऑल्सो हायर देन द 15 किलोमीटर पर आवर, और हवा की स्पीड भी जो होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टरबाइन, जिससे जो टरबाइन है वो प्रॉपरली एक जैसा घूमता रहे, तभी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हम फर्दर मोर देयर शुड बी सम बैकअप facilities like store cells to take care the energy need during the periodic when there is no wind। अब establishments of the wind energy form require large area of land, उसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ती है। For a 1 MW generator the form need to about 2 hectares of land की ज़रूरत पड़ेगी। The initial cost of the stability of the form is क्योंकि हाई, बहुत ज़्यादा हाई स्टेबिलिटी करने के लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। Moreover the since the tower and blades are exhaust the varieties of nature like rain, sun, form and ETC वगैरह जो दे रखा है, तो इसके अंदर क्या है कि उसके पंखे ब्लेड्स जो रहती है और टावर है, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, सन से, रेन से, स्टॉर्म से, साइक्लोन से आदि चीज़ों से हमको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, रख रखाव उसके लिए ज़रूरी होता है। अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। ये सबसे पावरफुल एनर्जी है, इसका भंडार कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। द सन हैज़ बी द रेडिएटिंग एन enormous amount of the energy। Small part of the solar energy reach the outer layer of the earth। Atmosphere is observed while passing through the atmosphere and the rest reach in the earth's surface।
सन जो है ऊर्जा का भंडार हम जानते हैं, तो इसका एक स्मॉल पार्ट जो सोलर एनर्जी का जो है वो हमारी पृथ्वी के आउट लेयर पर पड़ता है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर द्वारा उसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा और बचा हुआ पोर्शंस क्या होता है, अर्थ सरफेस तक पहुंचता है। अब सोलर एनर्जी का एक सिंपल सा एग्जांपल देखें तो सोलर कुकर, इसका डायग्राम भी एग्जाम में आता है, स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। इसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा कम ही बताया है, पर एक छोटा सा पार्ट मैंने इसमें सोलर कुकर से रिलेटेड लिया है। अ ब्लैक सरफेस absorb more heat and compress the white or reflect surface under the identical conditions. Solar cooker and solar water heater use the property in their working. Some solar cookers achieve a higher temperature by using the mirror of focus the ray of the sun. Solar cookers are covered with a glass plate. जो ब्लैक सरफेस ऑब्जर्व करता है किसको, हीट को, कंपेयर टू द वाइट एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस की तुलना में। तो सोलर कुकर हुआ, सोलर वाटर हीटर हुआ, इनके अंदर इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। सम सोलर कुकर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को अचीव करते हैं। उसका कारण क्या होता है, उनके अंदर मिरर का जो फोकस होता है वो सन की रे को अपनी ओर खींचता है। सोलर कुकर आर कन्वर्ट विद द ग्लास प्लेट का यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर सोलर कुकर के अंदर एक ग्लास लगा हुआ, मिरर लगा है, सन की रेस के ऊपर होगी, उसके अंदर हमने एक ग्लास यहाँ भी लगा रहता है और इसके अंदर भोजन रखा हो, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर काली सतह के ऊपर उस क्या करेगी, रे पड़ेगी, जिससे क्या होगी वो वहीं पे ऑब्जर्व कर ली जाती है और जिससे उसके अंदर रखा हुआ भोजन क्या होता है, पकने लगता है। अब हम आते हैं सोलर सेल के अंदर। सोलर सेल आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। मॉडर्न ज़माने के अंदर देखें तो मोस्टली अब बहुत जगहों पर गवर्नमेंट भी इस पर सब्सिडी दे रही है। 50% गवर्नमेंट देता है और 50% आपने को यूज़ करना है, जिससे आप लोग अपने घरों के ऊपर भी सोलर सेल का यूज़ कर सकते हैं, सोलर पैनल का यूज़ करते हैं। सोलर सेल कन्वर्ट टू सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल जो होती है वो कन्वर्ट कर रही है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। टिपिकल सेल से डेवलप्ड वोल्टेज, यदि हम किसी सेल के अंदर 0 से लेके 0.5 से लेके 1 वोल्ट का वोल्टेज उसके अंदर लगाएं तो ओबियसली बात है वो प्रोड्यूस करेगा 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी, सन के द्वारा खींचकर यूज कर सकता है। अ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कंबाइंड इन द अरेंजमेंट सेल द सोलर सेल पैनल। हम छोटे छोटे सोलर सेल्स को यदि मिला लिया जाए, बहुत सारे में एक अरेंजमेंट बनाया जाए, तो उस तरह से बनने वाला जो पैनल होगा उसको सोलर सेल पैनल कहते हैं। कैन डिलीवर इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द प्रैक्टिकली यूज करने के लिए वो कर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। The principal advantage associated with the solar cells are that they have a no moving part, require little maintenance and work quick satisfactory without the use of any focus device. इसके सोलर सेल जो होता है इसको जो मेंटेनेंस का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, लिटिल मेंटेनेंस टाइम रहेगा, लेकिन जनरली इसको जब एक बार सेटअप किया जाता है उस समय इसका खर्चा बहुत होता है। इसके बारे में भी हम आगे की ओर देखते हैं। तो another advantage of this, they can be set the remote, the inaccessibility helmets and very separately inhabit area in which the laying of power transmissions lie may be excessive and not a commercial variables. अनदर इसमें भी आपको दे रखा है रिमोट, इनक्रेडिबल हेलमेट्स, वेरी स्पीडली इनहेबिट एरिया, लाइंग पावर ट्रांसमिशंस लाइंस, इन सारी चीज़ों में भी इसका यूज़ होता है, लेकिन इसका कमर्शियली यूज़ अभी नहीं हो रहा है। अब जो ये सोलर सेल होता है, इसके लिए सोलर सेल या सोलर पैनल बनाना होता है, उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है सिलिकॉन। सिलिकॉन विच इज़ अ यूज फॉर मेकिंग अ सोलर सेल is abundant is a nature, but availability of the special grade silicon for make solar cells is limited.